स्वागत है। आज हमारे सामने वैश्विक संघर्ष क्षेत्र 2026 पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और संक्षिप्त नोट्स हैं। जी। देखने में तो ये किसी एग्जाम की तैयारी के लिए बनाए गए माइंड मैप्स और डायग्राम्स जैसे लगते हैं, हाँ, लगते तो वैसे ही हैं। लेकिन असल में ये पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स का एक तरह से एक्सरे हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स की खासियत ये है कि ये हमें दिखाते हैं कि 21वीं सदी के संघर्ष वो अब सिर्फ देशों की सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। सही बात है। ये शहरों के अंदर, समुद्र के नीचे, साइबर स्पेस में और यहाँ तक के संसाधनों पर कब्जे के लिए भी लड़े जा रहे हैं। हर नक्शा एक अलग ही कहानी कहता है। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, भूगोल वो मंच है जिस पर इतिहास का नाटक खेला जाता है। तो चलिए आज इसी मंच पर चल रहे कुछ सबसे तनावपूर्ण नाटकों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ ये ना बताएं कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझें कि क्यों हो रहा है और इसका बड़ा मतलब क्या है। तो मध्य पूर्व से शुरू करते हैं। पहला नक्शा गाजा का है। इसमें द येलो लाइन और द मोराग एक्सिस, ये कुछ नए नाम दिख रहे हैं। नोट्स कहते हैं कि ये आईडीएफ द्वारा बनाया गया एक बफर जोन है। ये सुनने में काफी अजीब नाम है। सैन्य नजरिए से इनका असली मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये नाम भले ही अजीब लगे, लेकिन इनका मकसद बहुत साफ है। ये जमीन पर सिर्फ खींची गई लकीरें नहीं है। अच्छा। ये गाजा को रणनीतिक तौर पर तोड़ने की एक कोशिश है। येलो लाइन और मोराग एक्सिस ये सप्लाई लाइनों को काटते हैं, इलाकों को एक दूसरे से अलग करते हैं और किसी भी संगठित प्रतिरोध को मुश्किल बना देते हैं। बिल्कुल। ये फिजिकल बैरियर हैं जिनका लक्ष्य है गाजा पर नियंत्रण को मजबूत करना और उसे छोटे छोटे आसानी से काबू किए जाने वाले हिस्सों में बांट देना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति है। और इन नोट्स में 2024-25 के गाजा संकट के 3 बड़े पहलू भी बताए गए हैं: मानवीय संकट, वैश्विक मान्यता और राजनीतिक समाधान। हाँ, और तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। मानवीय संकट की बात करें तो नोट्स में आईपीसी फेज 5 का जिक्र है। आईपीसी फेज 5, इसका मतलब अकाल की स्थिति है ना? हाँ बिल्कुल, जिसका सीधा मतलब है अकाल। इसके 3 पैमाने होते हैं: खाने की भारी कमी, बच्चों में भयानक कुपोषण और सामान्य से बहुत ज्यादा मौतें। ये दिखाता है कि जमीनी हालात कितने खराब हैं। और शायद इसी मानवीय संकट की वजह से वैश्विक मान्यता वाला पहलू इतना मजबूत हुआ है। मतलब 147 देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है। बहुत बड़ा, खासकर जब इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूके जैसे पारंपरिक रूप से इजराइल के करीबी देश भी शामिल हो रहे हैं। और नोट्स ये भी साफ करते हैं कि भारत का रुख तो हमेशा से फिलिस्तीन को मान्यता देने का रहा है। जी हाँ, और ये दोनों पहलू सीधे तीसरे पॉइंट यानी राजनीतिक समाधान पर दबाव डालते हैं। विचार तो वही पुराना 2 स्टेट सॉल्यूशन का है। एक यहूदी राज्य इजराइल और एक अरब राज्य फिलिस्तीन। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि फिलहाल दोनों ही पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मामला अटका पड़ा है। तो एक तरफ जमीनी हकीकत है जो इसे नामुमकिन बना रही है, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है जो इसे जिंदा रखे हुआ है। तो यही इस समस्या की सबसे बड़ी जटिलता है। बिल्कुल। गाजा में हमने देखा कि कैसे जमीन पर लकीरें खींचकर नियंत्रण किया जा रहा है, लेकिन मध्य पूर्व में एक और तनाव है जो जमीन के नीचे खुफिया सुविधाओं में पनप रहा है, और वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यहाँ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र है जो B2 स्ट्राइक से जुड़ा है। ये B2 स्ट्राइक का क्या मतलब है? B2 अमेरिका का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर है। ये वो जहाज हैं जो रडार पर लगभग दिखाई नहीं देते। अच्छा। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक संभावित अमेरिकी सैन्य योजना का कोड नेम लगता है, जिसका मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों पर अचानक और चुपके से हमला करना है। और नक्शे में जो जगह हैं, नतान्स, इस्फहान, फोर्दो। हाँ, ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ है। नतान्ज में यूरेनियम संवर्धन होता है, इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम होता है, और फोर्दो वो तो पहाड़ों के अंदर बना एक बहुत ही सुरक्षित भूमिगत ठिकाना है। इतने सारे नाम और जगहें, ये दिखाता है कि ये कोई 1-2 इमारतों का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला एक विशाल नेटवर्क है। बिल्कुल, और इसीलिए इस पर किसी भी तरह का हमला बहुत खतरनाक हो सकता है और पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में धकेल सकता है। मध्य पूर्व की लिस्ट में अगला नाम सीरिया का है, जहां अल स्वायदा संकट की बात हो रही है।
ये ड्रूज समुदाय और बेडुइन के बीच का संघर्ष है। हाँ, और इसका नतीजा बहुत भयानक रहा है। जातीय सफाया और लोगों को जबरन उनके घरों से निकाला जाना। और नोट्स में इसकी ज्योग्राफी पर भी ध्यान दिलाया गया है। जी, ये दक्षिणी सीरिया का होरान पठार है, एक ज्वालामुखी क्षेत्र। संघर्ष अक्सर ऐसे ही खास भौगोलिक इलाकों में केंद्रित हो जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो नोट्स में परीक्षा का जाल के तौर पे लिखी है, हाँ, मैंने भी देखा कि ध्रुव समुदाय सीरिया में है, इराक या ईरान में नहीं। ये छोटी सी बात दिखाती है कि इस क्षेत्र की डेमोग्राफी कितनी जटिल है। सही बात है, जरा सी चूक और पूरा विश्लेषण बिगड़ सकता है। बिल्कुल। चलिए अब यूरोप की तरफ चलते हैं, जहां रूस यूक्रेन संघर्ष का नक्शा हमारे सामने है। इसमें कब्जे वाले इलाके तो साफ दिख रहे हैं, डोनबास, खिरसोन और जापोरिजिया, जहां वो न्यूक्लियर प्लांट भी है। लेकिन इसमें कर्च स्ट्रेट को अलग से हाईलाइट किया गया है। ये इतना जरूरी क्यों है? इस कर्च स्ट्रेट को आप एक बोतल की गर्दन समझिए। बोतल की गर्दन? हाँ, अज़ोव सागर पूरी बोतल है और काला सागर वो खुला समंदर है। तो जिसके पास इस गर्दन पर कब्जा है वो तय करेगा कि बोतल के अंदर कौन जाएगा और कौन बाहर आएगा। समझ गया, मतलब व्यापार और सैन्य दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। यूक्रेन के लिए ये व्यापार का एक अहम रास्ता था, लेकिन रूस के लिए इस पर कब्जा करना पूरे इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने जैसा है। वाह, ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब वाला हिस्सा मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। मतलब यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU अब रूस के अंदर 1000 किलोमीटर दूर एयरबेस पर हमला कर रही है। हाँ, ये युद्ध की प्रकृति को बदल रहा है। ओलेनिया, एंगल्स-2 जैसी जगह तो रूस के बहुत अंदर है। ये तो खेल के नियमों को ही बदल रहा है ना। बिल्कुल, इसका मकसद साफ है, जैसा कि नोट्स में लिखा है, स्रोत पर ही रणनीतिक बॉम्बर्स पर हमला करना। यूक्रेन अब सिर्फ अपने इलाके में बचाव नहीं कर रहा, वो अब हमले की जड़ पर ही चोट कर रहा है। एकदम सही, वो रूस की हमला करने की क्षमता पर ही चोट कर रहा है। और सोचिए, इन हमलों की वजह से रूस को अपने कीमती एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सीमाओं के अंदर खींचने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो इसका असर कहीं और भी पड़ेगा? हाँ, इसका सीधा असर सीरिया जैसे इलाकों पर पड़ सकता है, जहां रूस की मौजूदगी कमजोर हो सकती है। एक जगह की रणनीति दूसरी जगह का शक्ति संतुलन बदल देती है। अब एशिया की तरफ आते हैं। यहां अफपाक सीमा पर तोरखम क्रॉसिंग और ड्यूरंड रेखा का जिक्र है, जिसे तालिबान ने मानने से इनकार कर दिया है। ये तो बहुत पुरानी लाइन है, विवाद अब भी क्यों है? क्योंकि ये लाइन 1893 में ब्रिटिश राज ने खींची थी और इसने पश्तून आबादी को 2 देशों के बीच बांट दिया था। तालिबान इसे एक औपनिवेशिक विरासत मानता है। और नोट्स में एक बहुत जरूरी बात लिखी है, आदिवासी संदर्भ। हाँ, इसका मतलब है कि वजीरिस्तान जैसे इलाकों में लोगों के लिए काबुल या इस्लामाबाद से ज्यादा अपनी कबीलाई पहचान मायने रखती है। उनके लिए ये लाइन जमीन पर कोई मतलब नहीं रखती। और एशिया में ही एक और तरह का सीमा विवाद है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच प्रे विहार मंदिर को लेकर। ये तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ, और यही दिखाता है कि विवाद सिर्फ जमीन के टुकड़े या संसाधनों के लिए नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीकों के लिए भी होते हैं। बिल्कुल। ये मंदिर डैम्प्रैक पहाड़ों पर है और दोनों देश इस पर अपना दावा करते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा विवाद तो दक्षिण चीन सागर का लग रहा है। एक तरफ चीन की 9 डैश लाइन और दूसरी तरफ UNCLOS का अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये क्या मामला है? ये एक क्लासिक टकराव है, इतिहास बनाम कानून। चीन कहता है कि ऐतिहासिक रूप से ये पूरा सागर उसकी प्राचीन झील रहा है और इसके लिए वो 9 डैश लाइन का नक्शा दिखाता है। और बाकी देश? वहीं फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश UNCLOS यानी समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की संधि का हवाला देते हैं। ये कानून कहता है कि हर देश को अपने तट से 200 समुद्री मील तक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र मिलता है। और चीन का दावा इस कानून से मेल नहीं खाता? नहीं खाता। तो ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई है तेल, गैस, मछली और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स पर नियंत्रण की। नक्शे में जो थितू द्वीप और सबीना शूल जैसी जगहों का जिक्र है, हाँ, ये छोटे छोटे द्वीप और चट्टानें इस बड़ी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात की मोहरें हैं। अब अफ्रीका का रुख करते हैं। हाँ? पहला नक्शा DRC यानी कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य का है। यहाँ M23 विद्रोही कीवू झील के पास लड़ रहे हैं। ग्रेट लेक्स का ये इलाका, ये प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है, खासकर उन खनिजों से जो हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोबाल्ट और क्विल्टन। हाँ बिल्कुल। M23 जैसे विद्रोही गुट अक्सर इन खदानों पर कब्जा करने के लिए लड़ते हैं। तो जो लड़ाई हमें एक गृह युद्ध लगती है,
वो असल में हमारी टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। वाह। और इन झीलों को याद रखने का एक मजेदार तरीका भी दिया है। एल्बर्ट एंड एडवर्ड विजिटेड कीवू इन अ टैंक, यानी टैंगानिका। हाँ हाँ हाँ, अल्बर्ट, एडवर्ड, किवू और तंगानिका, ये सच में काफी काम का है। ऐसे निमोनिक्स जटिल भूगोल को याद रखने में बहुत मदद करते हैं। इसके बाद सूडान का गृह युद्ध है। यहाँ लड़ाई देश की अपनी सेना एसएएफ और एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच हो रही है। ये दोनों कौन हैं और क्यों लड़ रहे हैं? ये दोनों पहले सत्ता में भागीदार थे। इन्होंने मिलकर ही देश के पुराने तानाशाह को हटाया था। सैफ देश की आधिकारिक सेना है और आरएसएफ एक बहुत ताकतवर मिलिशिया ग्रुप से बना है। और अब सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बिल्कुल। और अल्फा शेर जैसे शहर इस लड़ाई के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। नक्शे में खार्तूम में टूटी द्वीप को भी दिखाया गया है, जहां व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल नदियां मिलती हैं। नदियों का संगम हमेशा से सभ्यताओं और राजधानियों के लिए सबसे कीमती जगह रही है। टूटी द्वीप ठीक इसी संगम पर है, जो इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। और नोट्स में बेनिन का भी जिक्र है, जो पश्चिमी अफ्रीका के कूप बेल्ट का हिस्सा है। ये कूप बेल्ट क्या है? कूप बेल्ट यानी तख्ता पलट वाला क्षेत्र। पिछले कुछ सालों में साहिल और पश्चिम अफ्रीका के कई देशों, माली, बुर्किना फासो, नाइजर में सेना ने चुनी हुई सरकारों को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तो ये सिर्फ गृहयुद्ध नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का भी संकट है। हाँ, और लोकतंत्र का खत्म होना भी एक बहुत बड़ा संकट है। आखिर में दक्षिण अमेरिका चलते हैं। यहाँ पेरू में बंदरगाहों पर संगठित अपराध की वजह से इमरजेंसी लगी हुई है। ये सेनाओं की लड़ाई से तो काफी अलग है। हाँ, और ये आज के संघर्षों का एक और नया रूप है। पेरू के बंदरगाह ड्रग्स, खासकर कोकीन के लिए दुनिया का एक तरह से गेटवे बन गए हैं। अच्छा। यहाँ से ड्रग्स यूरोप और एशिया भेजे जाते हैं। ये ड्रग कार्टेल इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि सरकार को उन पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। और फिर वेनेजुएला है। एक तरफ अमेरिकी प्रतिबंध और राजनीतिक संकट, और दूसरी तरफ माराकाइबो झील में तेल का अथाह भंडार। ये कैसा विरोधाभास है? ये रिसोर्स कर्स यानी संसाधन अभिशाप का एक क्लासिक उदाहरण है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, कुप्रबंधन और प्रतिबंधों ने देश को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। और इसी में गुयाना एसेकिबा क्षेत्र का विवाद भी है। हाँ, ये एक पुराना सीमा विवाद है, लेकिन हाल ही में इस इलाके में तेल के बहुत बड़े भंडार मिलने से ये विवाद फिर से भड़क गया है और तनाव बहुत बढ़ गया है। तो आज हमने इन संक्षिप्त नोट्स के जरिए पूरी दुनिया के संघर्षों का चक्कर लगाया। दक्षिण चीन सागर के कानूनी दावों से लेकर सूडान के सत्ता संघर्ष तक, और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से लेकर पेरू के क्राइम वॉर तक। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये संघर्ष अलग थलग नहीं है। यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में अनाज और ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं। मध्य पूर्व में तनाव स्वेज नहर जैसे शिपिंग रूट्स को खतरे में डालता है। अफ्रीका में अस्थिरता से माइग्रेशन बढ़ता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ये नोट्स हमें सिर्फ तथ्य नहीं देते, बल्कि इन कनेक्शंस को देखने और समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इन नोट्स का शीर्षक 2026 प्रीलिम्स रिवीजन है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि 2030 का ऐसा ही नक्शा कैसा दिखेगा। यूक्रेन युद्ध खत्म हो चुका होगा? क्या दक्षिण चीन सागर में कोई समझौता हो पाएगा? और भूगोल के इस मंच पर कौन से नए अनजाने संघर्ष उभर कर सामने आएंगे?